ये जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। आज हम उस दौर की कहानी में चलेंगे जब भारत में पहली बार किसी राजा ने अपनी पहचान, अपना चेहरा एक सिक्के पर छपवाया। तो ये कमाल का आइडिया आखिर आया कहाँ से? चलिए पता लगाते हैं। ये सवाल हमें सीधे ले जाता है प्राचीन भारत की उत्तर पश्चिमी सरहद पर, एक ऐसी जगह जहां अलग अलग संस्कृतियों का एक बहुत ही दिलचस्प संगम हो रहा था। और इसका जवाब उन्हीं लोगों में छिपा है जिन्होंने सिर्फ जमीनें ही नहीं जीती, बल्कि लोगों के सोचने के तरीके पर भी अपनी छाप छोड़ी। जी हाँ, इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य एशिया से आए आक्रमणकारियों से। लेकिन ये सिर्फ सिपाही नहीं थे, नहीं, ये अपने साथ एक नई संस्कृति, नए विचार और एक नया नजरिया लेकर आए थे, जिसने भारतीय इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो कौन थे ये लोग, ये नए आइडिया लाने वाले? ये थे इंडो ग्रीक्स, जिन्हें हम हिंद यूनानी के नाम से भी जानते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ये इंडो ग्रीक आखिर थे कौन? जरा सोचिए, ये सिकंदर महान के साम्राज्य के वारिस थे। ये बैक्ट्रिया, जो कि आज का अफगानिस्तान है, वहां से भारत आए थे। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में अपना एक मजबूत राज कायम कर लिया था। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और तारीखों की कहानी नहीं होता, है ना? असली कहानी तो लोगों की होती है, उनके विचारों की होती है। चलिए अब एक ऐसे ही राजा और एक बौद्ध भिक्षु की एक अनोखी कहानी सुनते हैं, जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो मिलिए सबसे मशहूर इंडो ग्रीक राजा मिनांडर से। करीब 165 ईसा पूर्व में राज करने वाले मिनांडर सिर्फ एक विजेता ही नहीं थे, बल्कि उनके मन में ज्ञान की एक गहरी प्यास थी। और कमाल की बात यह है कि मिनांडर को उनकी जीतों से ज्यादा एक दार्शनिक बातचीत के लिए याद किया जाता है। यही उनके शासन की सबसे अलग, सबसे अनोखी कहानी है। तो हुआ ये कि अपनी राजधानी साकल, यानी आज के सियालकोट में, राजा मिनांडर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से हुई। दोनों के बीच जिंदगी, दुनिया और सच के सवालों पर एक जबरदस्त बातचीत हुई। मिनांडर इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और उनकी ये पूरी बातचीत आज भी मिलिंद पन्यो, यानी मिलिंद के सवाल नाम की किताब में जिंदा है। ये दो संस्कृतियों के मेल का एक शानदार सबूत है। मिनांडर की कहानी तो बस एक मिसाल है कि ये राजा कितने खुले विचारों वाले थे। लेकिन इंडो ग्रीक शासकों ने अपने पीछे कला और अर्थव्यवस्था में भी एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें हैरान करती है। चलिए अब उनके ठोस योगदानों पर एक नजर डालते हैं। उनके विरासत में कई ऐसी चीजें हैं जो पहली बार हुई। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, वे भारत के पहले शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर अपना चेहरा और नाम छपवाया, जिससे हर सिक्का उनके राज की पहचान बन गया। दूसरी बात, उन्होंने ही भारत में सोने के सिक्के चलाने की शुरुआत की। और तीसरा, उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत को हेलेनिस्टिक आर्ट से रूबरू करवाया, जो एक यूनानी कला शैली। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सोचिए, इससे पहले कि सिक्के गुमनाम होते थे, पर अब हर सिक्के पर राजा की मोहर थी, उसकी पहचान थी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये ताकत और अधिकार का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। और उनकी कला की दुनिया में जो देन है, वो है गांधार कला। ये न तो पूरी तरह से यूनानी थी और न ही पूरी तरह से भारतीय। ये दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम थी। इसी कला में बुद्ध की मूर्तियों में भी यूनानी देवताओं जैसी असलियत झलकती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? हमें इंडो ग्रीक शासन को आखिर किस तरह याद रखना चाहिए? उन्हें सिर्फ हमलावर कह देना, ये तो उनकी कहानी के साथ नाइंसाफी होगी। वे सिर्फ जीतने वाले नहीं थे, बल्कि वे अपने साथ बदलाव की एक पूरी लहर लेकर आए थे। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि उनका राज भारतीय इतिहास का एक बहुत ज़रूरी अध्याय है, जिसे हम भुला नहीं सकते। सिक्कों को एक चेहरा देकर और गांधार जैसी बेमिसाल कला को जन्म देकर उन्होंने भारतीय संस्कृति पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। इंडो ग्रीक्स की कहानी हमें दिखाती है कि जब संस्कृतियां टकराती नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से मिलती हैं, तो नए नए आइडियाज़ और इनोवेशन का जन्म होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में ऐसे कौन से संगम हो रहे हैं जो आने वाले कल के क्रांतिकारी विचारों को जन्म दे सकते हैं।